अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर होंगे। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि ये जो ईद गुज़री होगी आपकी उतनी खुशहाल नहीं गुज़री होगी जितनी कि एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं फ़लस्तीन से बहुत ही दर्दनाक ख़बरें आ रही हैं और वहाँ पे इज़राइल का जो तशद्दुद है, जो जुल्म है, वो बदस्तूर जारी है और 70 साल से ज़्यादा हो गए इस जुल्म को। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूँगा जिससे आप इस मुद्दे को सही से समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं अल-अक़सा कंपाउंड, अल-अक़सा मस्जिद जो है उसके बारे में। कई बार हमारे अंदर ये डाउट रहता है कि अल-अक़सा वो एक्चुअली में है क्या? क्या वो एक सिर्फ़ मस्जिद है? क्योंकि ये डाउट मुझको भी था। मुझे लगता था कि अल-अक़सा सिर्फ़ एक मस्जिद है, जबकि ऐसा है नहीं। अल-अक़सा पूरा एक कंपाउंड है जिसमें बहुत सारी मस्जिदें भी हैं, प्रेइंग एरियाज़ हैं, उसमें क्लोज्ड प्रेइंग एरियाज़ हैं और इसमें आपको एक गुम्बतुस सखरा दिखेगा, डोम ऑफ द रॉक, गोल्डन कलर का। और आपको इसमें एक मस्जिद और दिखेगी जिसे क़िबली मस्जिद कहा जाता है, और भी इसमें ओपन स्पेसेस हैं जिनमें लोग नमाज़ें पढ़ते हैं। तो ये पूरा कंपाउंड जो है इसे अल-अक़सा कंपाउंड कहा जाता है और ये पूरा का पूरा जो है वो हरम के अंदर आता है। अगर देखा जाए तो अल-अक़सा जो मस्जिद है, जो अल-अक़सा कंपाउंड है, ये जेरूशलम, ओल्ड जेरूशलम के अंदर पड़ता है और ओल्ड जेरूशलम जो है वो एक फोर्टिफाइड सिटी है, मतलब किलेबंद शहर है ये, और इसमें दाखिल होने के कुछ गेट्स हैं। जैसे कि एक गेट है इसमें दमस्कस गेट, ये भी शायद ख़बरों में आपने सुना होगा, क्योंकि ये जो दमस्कस गेट है इस पे अभी जब रमज़ान शुरू हुआ था तो इजरायली पुलिस ने वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए थे ताकि एंट्री में लोगों को दिक्कत हो। तो अगर देखा जाए ये जो ओल्ड जेरूशलम है, ये भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। 4 क्वार्टर्स कहते हैं इनमें। इसको जो है, एक है इसमें आर्मीनियन क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर, ज्यूइश क्वार्टर और चौथा जो है वो मुस्लिम क्वार्टर है। अल-अक़सा कंपाउंड जो है वो मुस्लिम क्वार्टर के अंदर आता है। अब बात करते हैं जो इस पूरे अल-अक़सा कंपाउंड का जो कंट्रोल है वो एक्चुअली है किसके पास। तो अगर आप इस इलाके का मैप देखेंगे तो जो इंटरनेशनल कानून के हिसाब से जो मैप था, जो यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने जो मैप बनाया था पार्टीशन का, इज़राइल और फ़लस्तीन का, तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो एरिया दिखेगा स्क्रीन पे, जो मैप दिख रहा है हाईलाइटेड, ये जो है आपको इज़राइल था, और दूसरा एरिया जो आपको दिख रहा होगा, दो सेपरेट एरियाज़ हैं, एक है वेस्ट बैंक और एक है गाज़ा। वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जॉर्डन रिवर है वो इसके मतलब ईस्ट साइड में है। ये वेस्ट बैंक एरिया जो है जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न साइड पड़ता है, इसलिए इसका नाम वेस्ट बैंक है। 1967 में इसराइल ने वॉर जीती थी और उसमें उसने इन इलाक़ों पे, जो वेस्ट बैंक के कई सारे एरियाज़ थे, उस पर कब्ज़ा कर लिया था। और जो जेरूशलम है, जेरूशलम भी इंटरनेशनल कानून के हिसाब से 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक था ईस्टर्न जेरूशलम और एक था वेस्टर्न जेरूशलम। जो ईस्टर्न जेरूशलम है वो जो है फ़लस्तीनियों को दिया गया था और वेस्टर्न जेरूशलम जो है वो इजरायलियों के पास था, और जो अल-अक़सा कंपाउंड है वो ईस्टर्न जेरूशलम में था। तो लीगली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अल-अक़सा का जो कंट्रोल है वो फ़लस्तीनियों के पास होना चाहिए था, पर ऐसा है नहीं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि इज़राइल ने जब जेरूशलम पे कब्ज़ा कर लिया तो पूरे जेरूशलम पे इज़राइल ने अपना कंट्रोल एक्सर्ट किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी थे, चाहे वो क्रिश्चियंस हों या मुस्लिम हों, वो उनका जो फ्री एक्सेस है अल-अक़सा के लिए, जेरूशलम के लिए, वो बंद हो गया और उनको एक स्पेशल परमिट इज़राइल से लेना पड़ता है अल-अक़सा में जाने के लिए, जो कि जनरली आप समझ गए होंगे इज़राइल देता नहीं है। तो सिर्फ जो जेरूशलम में फ़लस्तीनी हैं उनको अलाउड है कि वो अल-अक़सा कंपाउंड में आ सकें। अब अगर बात करें कि जो रीसेंट इशू हुआ है, जो रीसेंट वायलेंस एस्केलेट हुआ है, वो क्यों हुआ है। हम सब जानते हैं अभी रमज़ान गुज़रा। रमज़ान के आखिरी अशरे में जब मस्जिदों में
भीड़, एकदम भारी भीड़ इकट्ठा होती है। उसी दौरान ऐसा होता है कि 10 मई शब क़द्र रही होगी उस दिन जो है इजरायली पुलिस मस्जिद अक़सा में घुस जाती है। और कैसे घुसती है? मतलब जो लोग वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टन ग्रेनेड्स, रबर बुलेट्स फायर किए जाते हैं। आपने विजुअल्स देखे होंगे, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, पीछे फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, धमाके हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ ओपन एरियाज़ में उन्होंने अटैक नहीं किया, बल्कि जो क्लोज एरियाज़ थे, जो मस्जिदें थीं, उनके अंदर भी घुस गए। वो विजुअल्स भी आपके पास आए होंगे, वीडियो होगा, अभी आप देखेंगे कि उसमें इतनी सारी भीड़ है अंदर, और अंदर की तरफ जो है पूरा एकदम स्टन ग्रेनेड्स आ रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, आग लग रही है, कुरान शरीफ जल जाता है उसमें। उसके बाद आप इजरायली पुलिस को देखेंगे कि अपने जूतों के साथ वो अंदर घुस गए हैं, प्रेयर मैट्स पे लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, घायल पड़े हुए हैं, सब दिखेगा आपको। दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर घुसते हैं। उसके बाद फिर ऐसा करते हैं कि जितने भी लोग अंदर थे सबको अंदर बंद कर देते हैं, ताकि वो लोग वहाँ से बाहर ना आ पाएँ। और इस सब का रिज़ल्ट क्या होता है? इस सब का रिज़ल्ट ये होता है कि 300 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी जो है वो घायल होते हैं। और जो फ़िलिस्तीनी मेडिक्स उनका देखभाल करने गए, उनके ऊपर भी इजराइल जो है अटैक करता है। तो क्या है भाई, जो फ़िलिस्तीनी हैं उनके ऊपर भी अटैक किया हुआ है, फ़िलिस्तीनी मेडिक्स जो हैं जिन पे अटैक नहीं करना चाहिए उनके ऊपर भी अटैक किया। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि फ़िलिस्तीनी लाइव रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, फिर भी इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे पता है भाई हमको तो सपोर्ट मिला हुआ है, हमारे ऊपर वेस्टर्न पावर्स का हाथ है, कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। अगर आप इस पर गौर करें तो एक्चुअली में उसने अल-अक़सा जो कंपाउंड है, अल-अक़सा मस्जिद जो है, वो उसका इस्तेमाल करता है एज अ हॉस्टेज। जी हाँ, हॉस्टेज मतलब ये कि जो फ़िलिस्तीनी है उनको कंट्रोल करने का एक तरीक़ा, वो जानता है कि ये हमारी दुखती रग है, वो हमारी होलीस्ट साइट्स में से आता है, इतनी होली कि इस पर हम पिलग्रिमेज करते हैं। जैसे मक्का और मदीना में हम पिलग्रिमेज करते हैं, हज को जाते हैं, वैसे ही तीसरी मस्जिद जिसमें पिलग्रिमेज अलाउड है वो अल-अक़सा मस्जिद है। तो उसको पता है ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिदों में से है, और अगर वो अटैक करेगा तो हमें दुख पहुंचेगा, हम उसको बचाना चाहेंगे। तो वो उसको एक तरीक़ा अपना लिया है उसने कि कहीं भी अगर फ़िलिस्तीनी कोई प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हुकूक मांगते हैं, तो इजराइल जो है अल-अक़सा पे अटैक करता है। क्यों भाई? उसको कहना भाई हम जो करना चाह रहे हैं हमें करने दो, हम तुम्हारे घर लूट रहे हैं, हम तुम्हारी ज़मीनों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तुमको तुम्हारे घर से भगा रहे हैं। एक वीडियो आपने देखा होगा, एक औरत कह रही है कि तुम मेरा घर चोरी कर रहे हो। वो दूसरा जो बंदा है सामने इजरायली, वो कहता है मैं नहीं चोरी करूँगा तो दूसरा चोरी कर लेगा। और जब इसराइलियों के खिलाफ फ़िलिस्तीनी इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं तो इजराइल अल-अक़सा पे अटैक करता है। तो इस बार भी वही हुआ। ये जो वीडियो की बात जो मैंने की, वो शेख जर्राह का जो इलाका जो मैंने जिक्र किया था, शेख जर्राह जो है, ये भी सुना होगा आपने, ये एक फ़िलिस्तीनी नेबरहुड है, और इस पर भी इजराइल ने जो है 1967 में कब्ज़ा कर लिया था, और वहाँ पे वो इजरायली जो है सेटलर्स को बसाना चाह रहा है। और सब लोग कहते हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि ये जो सेटलमेंट्स हैं इजराइल के, वो इल्लीगल हैं, पर उसे कोई रोकता नहीं है। और फ़िलिस्तीनी जब प्रोटेस्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ख़बरें वैसी ही हैं, बहुत ही दर्दनाक। मतलब गाज़ा पे बहुत ज़बरदस्त बमबारी कर रहा है इजराइल। अब गाज़ा पे बमबारी क्यों कर रहा है? तो गाज़ा पे बमबारी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कहता है कि हमास ने रॉकेट्स जो है वो फायर किए। अब ये हमास की जो बात आती है, हमास ने रॉकेट्स फायर किए थे, हमास ने रॉकेट्स जो फायर किए जब ये अल-अक़सा में इजरायली पुलिस घुस गई, उसको इस तरह से ट्रीट किया। अब अगर आप सोचिए, आपकी जो गली मोहल्ले की मस्जिद होती है उसमें भी कोई ऐसा करे तो आपका खून खौल उठेगा। और ये कौन सी मस्जिद है? अल-अक़सा। वहाँ पे जब ये लोग घुस जाते हैं और इस तरह से उसको ट्रीट करते हैं जैसे कि कचड़े का, मतलब कूड़ेदान है कोई, ऐसा ट्रीट करते हैं, तब जो है हमास उनको वार्निंग देता है कि तुम वहाँ से हट जाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। 6 बजे तक का, वहाँ के लोकल टाइम का 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था कि वहाँ से हट जाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। इजराइल नहीं हटता है तो हमास ने रॉकेट से उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद फिर इजराइल जो है वो अपना एयरल स्ट्राइक्स कर रहा है।
वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है? वर्ल्ड मीडिया आपको बताएगा कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट पता नहीं कब से चला आ रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं क्लैश बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड इजराइलीज। क्लैश क्या होता है पता है? क्लैश ये होता है कि मैं हूँ और सामने वाला जो है, दोनों बराबरी के हैं, आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को नुकसान एक जैसा हो रहा है, मतलब मुक्केबाजी इस तरह का कुछ हो रहा है, वैसा वो क्लैश होता है। हाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ बराबर होती हैं। यहाँ पे किसके पास ताकत है? किसके पास बंदूक है? किसके पास गन्स हैं एकदम अच्छी वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली? किसके पास टैंक्स हैं? और किसके पास पत्थर है? वो आपको दिख रहा होगा। इसे क्लैश कहना, इसे कॉन्फ्लिक्ट कहना ना, ये जो ऑप्रेसर है ना इजराइल, इसका सपोर्ट करना है और कुछ नहीं। दोनों को, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड को एक लेवल पे लाना, ये सबसे बड़ी गलती है। ये ऑप्रेस्ड के साथ जुल्म है जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। तो इसे क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट कहना जो है लोगों को बंद कर देना चाहिए। आप देखेंगे कई सारे आप जो चाहे वो यहाँ के न्यूज़ वाले चैनल हो या कुछ भी हो, जो यूट्यूबर्स भी हैं और भी लोग कहेंगे कि दोनों लोग जिम्मेदार हैं। इसमें दोनों लोग जिम्मेदार नहीं हैं, यहाँ पे इजराइल जिम्मेदार है, क्योंकि इजराइल ने ही उस एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है। यहाँ इंटरनेशनल जो पावर्स है जिन्होंने उस इजराइल को वहाँ पे ला करके बसाया, उसको क्रिएट किया, वो जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। इजराइल जो है वो एक ऑप्रेसर है, उसे इजराइल कहना भी नहीं चाहिए, उसे इल्लीगल एंटिटी कहना चाहिए, उसे ऑक्यूपाइंग फोर्स कहना चाहिए। इल्लीगली उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन जो अभी लिप सर्विसेज चल रही हैं वो नहीं है। अरब स्टेट्स ने तो अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर ही लिए हैं उनके साथ, और वो कहते हैं कि हम बस कंडेम करें, वी स्ट्रांगली कंडेम। इस कंडेमनेशन से कुछ होने वाला नहीं, सब जानते हैं, और फिलिस्तीनियों को भी पता है कि उनको छोड़ दिया गया है ऐसे। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनियों की हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा, अपनी गैबी मदद करेगा, और ये जो सिचुएशन चल रही है उससे उम्मत को बाहर निकालेगा।